हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। तो आज अपन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का आगे का सेगमेंट डील करने वाले थे। तो सेक्शन 18 से स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि कहता है नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, कि जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन की ज़रूरत है और वो वेरिएशन नहीं होंगे तब तक कि वो एनफोर्स भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो थंब रूल बता रखा है फर्स्ट सबसेक्शन में, कि अगर कोई प्लेंटिफ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूट के अंदर प्लेंटिफ चाहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो कि रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, और डिफेंडेंट ये कहता है कि उसमें वेरिएशन करने की ज़रूरत है, जब तक कि वेरिएशन नहीं होंगी तब तक वो अपने आप में क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे पहले उसमें वेरिएशन होंगे, उसके बाद में वो एनफोर्स होगा, ऐसा थंब रूल अपने आप में सबसेक्शन फर्स्ट कहता है। फिर सबसेक्शन जो क्लॉज ए दे रखा है, इसमें क्लॉज ए कहता है कि जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड को समझने के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 को रेफर कर सकते हैं, वहाँ फ्रॉड की डेफिनेशन बता रखी है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकेंड टर्म इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को अंडरस्टूड करने के लिए आप सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को रेफर कर सकते हैं। और थर्ड है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो मिस रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में दुर्व्यप्रदेशन कहा जाता है, जो कि सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में डिफाइन किया गया है। तो आप अगर ऐसे लिंकिंग करते हुए स्टडी करेंगे लॉ को तो पूरा ग्रैब हो पाएगा सिलेबस। तो यहाँ बता रखा है जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज किए गए थे और जो टर्म्स थे उनका कोई इफेक्ट नहीं निकल के आ रहा है, वो एक इफेक्ट अलग निकल के आ रहा है, जितना कि पार्टीज ने एग्री किया था उससे अलग एक इफेक्ट निकल के आ रहा है, तो वहाँ वो वेरिएशन करने की जरूरत है, बिना वेरिएशन के वो एनफोर्स नहीं हो सकता। फिर बी क्लॉज ये कहता है वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टीज वाज टू प्रोड्यूस ए सर्टेन लीगल रिजल्ट, कि पार्टी से चाहती है इस कॉन्ट्रैक्ट से एक लीगल रिजल्ट निकलना चाहिए, वो लीगल रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ उसको वेरिएशन करने की जरूरत है। ये पहले वेरिएशन होंगे फिर वो एनफोर्स होगा, ये क्लॉज बी कहता है सेक्शन 18 का। क्लॉज सी कहता है वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड टर्म्स, कि पार्टीज बाद में टर्म्स में वैलिड लाना चाहती है, कुछ बदलाव लाना चाहती है, तो वो पहले वैलिड होगा उसके बाद में वो एनफोर्स होगा, ये सेक्शन 18 कहता है। जो कि अब अपने सेक्शन 20 आता है, जो कि कहता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविधाओं का प्रस्तावित पालन। तो इसमें बता रखा है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का अपन जनरल वर्ड्स में बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जब मेन पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट करके परफॉर्म करवाएगी, ऐसा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है। प्रस्तावित पालन का मतलब होता है, तो यहाँ पे बता रखा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कि जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में टूट जाता है कि पक्षकार ने पालन नहीं किया है अपने काम कर्तव्य का, तो जिस पार्टी ने लॉस सफर कर रही है उनके ऑप्शन पे रहेगा कि वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाएगी किसी थर्ड पार्टी से या फिर खुद के ऑन एजेंसी से। एंड रिकवर द एक्सपेंसेस, कि वो एक्सपेंसेस कॉस्ट जितनी भी लागत बनती है वो भी रिकवर करने के लिए एंटाइटल होगी, ऐसा सबसेक्शन फर्स्ट कहता है। फिर सबसेक्शन सेकंड कहता है कि नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन जब तक कि 30 डेज का नोटिस ब्रीच करने वाली पार्टी को नहीं दिया जाए, और 30 डेज विद इन 30 डेज अगर वो कह देती कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो जो पार्टी थी जो लॉस सफ़र कर रही थी वो थर्ड पार्टी से भी या फिर ऑन एजेंसी से भी परफॉर्म करा सकती है। फिर सबसेक्शन 3 आता है, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि जहाँ किसी पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो छोड़ना पड़ेगा, कोई एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो सेक्शन 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस या फिर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो ऐसा सबसेक्शन 3 कहता है। फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात पार्टी को कंपनसेशन लेने से नहीं रोकती है, ऐसा सबसेक्शन 4 कहता है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी को भी एबोलिश करती है। अब अपना आता है सेक्शन 20A, जो कि कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये सेक्शन 2018 में एड ऑन किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कुछ स्पेशल प्रोविजन को लेकर। तो इसमें 3 सबसेक्शन है, जो कि फर्स्ट सबसेक्शन ये कहता है कि कोर्ट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिले होगा और डिले होने से डेवलपमेंट रुक जाएगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं ग्रोथ
जो होती है हमारे नेशन की वो कहीं ना कहीं रुक सकती है। तो ऐसे इजीली किसी पार्टी के बोलने पे इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट, ऐसा सबसेक्शन 1 में बताया गया है। फिर सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो अमेंडमेंट है शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो बेर एक्ट के लास्ट में हमें प्रोवाइडेड होती है, तो उस शेड्यूल के अंदर कुछ भी अगर अमेंडमेंट करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ऐसा सबसेक्शन 2 कहता है। और जो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सबसेक्शन 3 कहता है कि विद इन द जो नोटिफिकेशन होगा वो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास भेजेगी कि हाँ ऐसा प्रस्ताव है, और 30 दिन के अंदर वो सेशंस के अंदर, हाउसेस के अंदर पास हो जाना चाहिए। ऐसा प्रोसीजर सबसेक्शन 3 में बताया गया है। फिर अपना आता है सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। तो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का काम था मेक श्योर, सेक्शन 20A में शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का काम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट करी थी, और यहाँ पे 20B में स्पेशल कोर्ट की बात आ रही है जो स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिविल कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट का डिजाइनेट करेगी, दर्जा देगी। ऐसा सेक्शन 20B में बता रखा है कि जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हियरिंग के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से करेगी। अब 20 का C कहता है एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ सूट। तो यहाँ पे बता रखा है कि CPC 1908 पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका, कि कोई भी अगर सूट फाइल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे स्पेशल कोर्ट में, जो कि 20B में अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो वो विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसकी हियरिंग विद इन 12 मंथ्स हो जानी चाहिए। और इसके प्रोवाइडेड में बता रखा है अगर वो उस हियरिंग 12 मंथ्स में अपने आप में कंप्लीट नहीं होती तो उसको लास्ट 6 मंथ्स और अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 20C कहता है। फिर 21 कहता है पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, कि जहां पार्टीज को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कंपनसेशन भी चाहिए, प्लेंटिफ को अगर कंपनसेशन भी चाहिए तो इन एडिशन टू ऐसा वो कंपनसेशन सेक्शन 21 की वजह से लेने के लिए हकदार होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करना चाहिए, यहाँ कंपनसेशन से काम चल सकता है, कंपनसेशन ही ग्रांट किया जाए, तो कोर्ट कंपनसेशन के लिए पार्टीज को बोल देगी, ऐसा सबसेक्शन 2 कहता है। फिर सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना ज़रूरी है और ऊपर से कंपनसेशन भी दिया जाएगा जो प्लेंटिफ है उसको, तो यहाँ पर वो दोनों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कंपनसेशन दोनों ग्रांट कर देगी कोर्ट सबसेक्शन 3 में। फिर सबसेक्शन 4 में बता रखा है कि जो कंपनसेशन पार्टी को मिलेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 5 में कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ कंपनसेशन क्लेम ही नहीं करता तो ये समझा जाएगा कि उसने खुद ने रिलिंक्विश कर दिया, उसको उसने खुद ने छोड़ दिया। फिर ये प्रोवाइडेड बता रखा है कि जहाँ प्लेंटिफ ने कंपनसेशन प्लेंट में नहीं स्पेसिफाई किया, मेंशन किया, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे प्लेंटिफ को बोल देगी कि आप अपने प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं, इसमें कंपनसेशन भी आप प्लीड कर सकते हैं, ये प्रोवाइडेड फर्स्ट वाला कहता है। तो ये एक्सप्लेनेशन फिर कहता है द सर्कमस्टेंसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज इनकैपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट परक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड बाय दिस कोर्ट। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर पार्टीज कंपनसेशन मांगती है तो ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के बाहर बात नहीं चली जाएगी, वो कोर्ट ही एक्सरसाइज करेगा। ये अपना सेक्शन 21 था। सेक्शन 22 ये कहता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन पार्टीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो सेक्शन 21 में तो कंपनसेशन ग्रांट करने का पावर बता रखा था, सेक्शन 22 में बता रखा है पावर टू ग्रांट रिलीफ। किस चीज़ से रिलीफ? पोजेशन, पार्टीशन और रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, जो अग्रिम धन के प्रतिदाय के लिए, विभाजन के लिए और कब्जे के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति अपने धारा 22 में बता रखा है, सेक्शन 22 में बता रखा है। तो यहाँ पे बता रखा है कि कोर्ट को अगर लगता है कि जो पोजीशन, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस भी होगा, साथ में पार्टी को ये सब भी मिलना चाहिए, पोजीशन, पार्टीशन एंड सेपरेट रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, तो वो ग्रांट कर देगी। अब
क्लॉज बी कहता है कि कोई अदर रिलीफ भी क्लेम करना चाहता है तो वो क्लेम कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्लेम नहीं की है और प्लेंटिफ ने, तो उसको रिफ्यूज मान लिया जाएगा। और सबसेक्शन 2 कहता है कि नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट अनलेस इट इज बीन स्पेसिफिकली क्लेम। जब तक कि पार्टी खुद जाकर स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करेगी कि उनको कौन सी रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट भी ऐसा ग्रांट नहीं करेगा। फिर सबसेक्शन 3 कहता है कि जो 22 में कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा सेक्शन 21 की ग्रांट की भी रिलीफ पर। ये सबसेक्शन 3 कह रहा था अपना ऑफ सेक्शन 22। अब अपना आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस डज नॉट बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस, जो नुकसानी का परिनिर्धारण होता है कि डैमेजेस को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना डैमेज बनता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतना ही डैमेज हुआ होगा। तो ऐसा करके अगर अपन पता लगा सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टी क्लेम नहीं कर सकती, कि जहाँ डैमेजेस का अमाउंट अपन पता लगा सकते हैं तो वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकते हैं। ये हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो ये सेक्शन 23 है। फिर सेक्शन 24 है जो कि कहता है बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि अगर किसी पार्टी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड सूट ही डिसमिस हो गया तो ये समझा जाएगा कि अब उसको उसी सूट सेम सूट के अंदर कंपनसेशन मांगने का राइट भी खत्म हो चुका है, ऐसा सेक्शन 24 कहता है। सेक्शन 25 कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, कि जो प्रीसीडिंग सेक्शन अपन पढ़ के आए हैं सेक्शन 21 में कंपनसेशन ग्रांट किया जाता है, सेक्शन 22 में पार्टीशन पोजीशन रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी ग्रांट किया जाता है, और 23 में लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस डज नॉट बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जहाँ अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी अपने आप में रिफ्यूज हो गया। सेक्शन 24 कहता है कि बार ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर, कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ही डिसमिस हो गया तो ये नहीं समझा जाएगा कि तो यही समझा जाएगा कि अब वो कंपनसेशन के लिए सेम सूट के अंदर क्लेम नहीं कर सकती। अब ये जो प्रीसीडिंग सेक्शंस थे ये हमारे अवार्ड्स पे और टेस्टामेंटरी डायरेक्शन पे भी अप्लाई होते हैं, ऐसा सेक्शन 25 कहता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, ऐसा सेक्शन 25 कहता है। सेक्शन 26 कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, लिखतों की परिशुद्धि के बारे में। तो यहाँ सेक्शन 26 में रेक्टिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रखा है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट अपना रियल इंटेंशन नहीं एक्सप्रेस कर पाता, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रॉड एक्सरसाइज किया गया है या म्यूचुअल मिस्टेक है ऑफ बोथ द पार्टीज। तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से, तो वहाँ उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई होने की ज़रूरत है, ऐसा कोर्ट डिक्लेयर करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर। तो यहाँ जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 के कुछ क्लॉसेस बता रखे हैं कि कौन सूट फाइल कर सकता है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक क्लॉज में बता रखा है आइदर पार्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी पार्टी कर सकती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं। अब बी में बता रखा है कि कोई भी प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ को लगता है कि उनका प्लेंटिफ का राइट अपने आप में जुड़ा हुआ है और वो अपने आप में इशू में है, तो वो क्लेम कर सकते हैं प्लीडिंग के अंदर कि इसको रेक्टिफाई होने की जरूरत है। ऐसा ही सी क्लॉज में बता रखा है कि कोई भी अगर डिफेंडेंट को लगता है कि जो उनको कोई और डिफेंस एडिशन करना है वो तो वो क्लेम कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रेक्टिफाई करवाना है, ऐसा कोर्ट में वो क्लेम कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 2 में बता रखा है कि जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेक्टिफाई होने की जरूरत है, तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट अपना रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा, तो कोर्ट बोलेगी कि इसको रेक्टिफाई होने की, परिशुद्धि होने की बहुत ज़रूरत है और ये अपना रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई जो गुड फेथ में है थर्ड पार्टी, उनके राइट के साथ कोई प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। ये सबसेक्शन 2 में बता रखा है। फिर सबसेक्शन 3 में बता रखा है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग है, तो वो पहले रेक्टिफाई होगा, उसके बाद में ही वो स्पेसिफिकली एनफोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली एनफोर्स हो गया अब उसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, नहीं, पहले रेक्टिफाई होगा बाद में स्पेसिफिकली एनफोर्स होगा, ऐसा सबसेक्शन 3 कहता है। फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि रेक्टिफिकेशन की रिलीफ जो होगी वो स्पेसिफिकली क्लेम करनी पड़ेगी पार्टीज को कि इंस्ट्रूमेंट अपने आप में रियल इंटेंशन नहीं बता पा रहा, हमारे राइट कहीं ना कहीं प्रेजराइज हो रहा है उसके साथ, राइट के साथ, तो कोर्ट के अंदर उनको स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई होने की जरूरत है। ये सेक्शन 26 है।
अब सेक्शन 27 कहता है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, संविदाओं के विखंडन के बारे में। तो यहाँ पे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में वॉइडेबल और टर्मिनेबल नेचर का है, कि प्लेंटिफ के ऑप्शन पे उसको वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या टर्मिनेबल है। या फिर उसमें जो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का अपने आप में फॉर्मेशन दिखता है, जो कि अपेरेंटली नहीं शो हो पाता, फॉर कॉज नॉट अपेरेंट द अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, और एंड इसी के साथ द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज नीड टू बी रेस्केंड अंडर सेक्शन 27। और सेक्शन 27 रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ग्राउंड्स हैं कि उनको रेसिशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। तो इसका फर्स्ट ग्राउंड है कि इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रेक्टिफाइड, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 के अंदर रेक्टिफाई हो गया तो ये रिफ्यूजल का ग्राउंड बन जाएगा सेक्शन 27 के अंदर। या फिर बी में बता रखा है चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, की परिस्थितियां अपने आप में परिवर्तित हो गई, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में रेस्केंड नहीं होगा, उस पर रिफ्यूज हो जाएगा। अब क्लॉज सी कहते हैं थर्ड पार्टी एक्वायर राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस, अगर कोई थर्ड पार्टी ने जो राइट है वो गेन कर लिया गुड फेथ के अंदर, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है रेस्केंड होने से रिफ्यूज हो जाएगा। फिर डी पॉइंट कहता है पार्शियल रेसिशन एंड पार्ट नॉट सेपरेबल, कि एक कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा पार्ट रेस्केंड कराना चाहती है पार्टीज, पर वो पार्ट कहीं ना कहीं सेपरेबल नहीं है। तो जब वो सेपरेबल ही नहीं है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेस्केंड होगा, या तो वो पार्ट भी रेस्केंड नहीं होगा। ऐसा कोर्ट बोलेगी कि ये पार्ट सेपरेबल नहीं है, इसलिए हम इसको रेस्केंड नहीं कर सकते, ये रिफ्यूजल का ग्राउंड बन जाएगा। फिर ई में बता रखा है रेस्टिट्यूशन टू ओरिजिनल पोजीशन नॉट पॉसिबल, कि अगर रेस्केंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टीज को वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लाया जा सकता, तो ये एक रिफ्यूजल का ग्राउंड होगा। अब सेक्शन 29 कहता है कि अल्टरनेटिव प्रेयर परमिसिबल, सेक्शन 29 कहता है कि जो अल्टरनेटिव प्रेयर की जाएगी वो अपने आप में परमिसिबल होगी। और जो 29 से पहले सेक्शन 28 कह रहा था कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री होने के बाद परचेसर या लीजी डिफॉल्ट करे तब रेसिशन होगा, वो सेक्शन 28 में होगा। और सेक्शन 30 हमारा इक्विटी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि आफ्टर रेसिशन पार्टीज को जो लॉस हुआ है उस पे इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाए, ये सेक्शन 30 हमारा कहता है। अब हमारा सेक्शन 31 कैंसिलेशन के बारे में बात करता है कि व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड। तो कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंटली यूज में लिया जाता है, तो इसको हम कैंसिल्ड चेक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक चेक के ऊपर डबल एरो किए जाते हैं कि ये चेक अपने आप में कैंसिल है, ताकि उसका फ्यूचर में कहीं ना कहीं अनलॉफुल यूज ना हो सके, इसलिए हम उसे कैंसिल करते हैं। तो ऐसे ही कैंसिलेशन अपने सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है कि जहां वॉइड और वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट हो, शून्य और शून्य करनीय लिखते हो और उसी के साथ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि फ्यूचर में सीरियस इंजरी हो सकती है। अगर ये चीज़ ऐसे कैसे इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, अगर ये चीज़ ऐसी कैसी रह गई, हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ ऐसी रखी रह गई तो और किसी के हाथ लग गई तो फ्यूचर में सीरियस इंजरी हो सकती है हमें, तो उसे कोर्ट से जाकर कैंसिलेशन की कैंसिल सेक्शन 31 के वर्जू से उसको कैंसिलेशन डिक्लेयर कराया जाएगा। अब इसमें आपको पता है वॉइड और वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साथ में रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए ऑफ कॉजिंग सीरियस इंजरी इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, तो ये सेक्शन 31 है। अब इसी के साथ जो एडिशनल फॉर्मेलिटी होती है, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज रजिस्टर्ड, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी कॉपी ऑफ डिक्री, जो कॉपी ऑफ डिक्री होगी वो रजिस्टर में भेजी जाएगी और उनको ऐसा एंट्री करके फैक्ट ऑफ कैंसिलेशन बताना पड़ेगा, उसकी फैक्ट ऑफ कैंसिलेशन की सूचना देनी होगी। तो ये अपना सेक्शन 31 है। अब हमारा सेक्शन 32 है जो कि कह रहा है व्हाट इंस्ट्रूमेंट में भी पार्शियली कैंसिल्ड, कौन सी लिखते भागते रद्द की जा सकेगी। तो इसमें बता रखा है कि जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट एक एविडेंस के रूप में है कि वो एक डिफरेंट राइट्स एंड डिफरेंट ऑब्लिगेशंस के बारे में बता रही है, तो वहाँ उनको कैंसिलेशन कराया जा सकता है। सेक्शन 33 कहता है पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू बी मेड when instrument is cancelled or is successfully assisted as being void and voidable। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमारा जैसे सेक्शन 30 था वैसे ही सेक्शन 33 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में बात करता है कि अगर जो पार्टीज ने बेनिफिट उठाया था, कैंसिलेशन होने के बाद में वो जो बेनिफिट है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 33 कहता है कि
जो इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन होने के बाद में जो भी बेनिफिट उठाया था तो उनको रिवर्ट करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा पुरानी वाली पार्टी पे। ये सेक्शन 33 है। अब सेक्शन 34 कहता है डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में। तो डिक्लेरेटरी डिक्री को अपन ये समझ सकते हैं कि प्लेंटिफ के पास प्रॉपर्टी का कोई लीगल राइट या लीगल कैरेक्टर है और डिफेंडेंट इस लीगल कैरेक्टर या राइट को डिनाई करता है या डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, तो जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में जाके कोर्ट से डिक्लेयर करा के वो डिक्लेरेटरी डिक्री रखेगा कि अब ये सारी पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। पर कुछ केसेस में ये रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। कुछ ग्राउंड्स होते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री को रिफ्यूज़ करने की, जैसे कि विक्सेशियस लिटिगेशन। बहुत सी अगर विक्सेशियस लिटिगेशन होती है तो वहाँ डिक्लेरेटरी डिक्री सेक्शन 34 के अंदर डिक्लेयर नहीं की जाएगी। या फिर इवेजन ऑफ कोर्ट फीस, की कोर्ट फीस नहीं दी जा रही है, पार्टीज नहीं उनको पे कर रही है, तो वहाँ डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं निकाली जाएगी। साथ में मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं हमारे रिफ्यूजल के, विक्सेशियस लिटिगेशन, इवेजन ऑफ कोर्ट फीस, मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट्स। ये 3 ग्राउंड्स हैं हमारे रिफ्यूजल के ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री। अब इसी के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट आता है हमारे सेक्शन 34 के साथ कि ये अपने आप में फर्दर रिलीफ है। अगर कोई पार्टी जो प्लेंटिफ है वो खुद ही इसे ओमिट कर रहा है तो कोई डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 34 का प्रोविजो कहता है। अब सेक्शन 35 कहता है कि डिक्लेरेशन का इफेक्ट किस किस पर बाइंडिंग होगा। तो इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन 35 में बता रखा है कि डिक्लेरेशन कोई भी अगर इस चैप्टर में किया जाता है तो पार्टीज टू ए सूट पे अप्लाई होगा, या फिर कोई पर्सन क्लेमिंग थ्रू देयर रेस्पेक्टिवली, कि या तो पार्टीज टू सूट या पर्सन क्लेमिंग, जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं उनके बिहाफ से, वेयर एनी ऑफ द पार्टीज एज ट्रस्टीज, या फिर वो खुद ट्रस्टी के रूप में आते हैं तो उन पर वो इफेक्ट होगा डिक्लेरेशन का, ऐसा सेक्शन 35 बताता है। अब हमारा लास्ट पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ को लेकर स्टार्ट होता है, जो कि चैप्टर 7 से बता रखा है, इंजंक्शन जनरली। तो सेक्शन 36 कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। तो प्रिवेंटिव रिलीफ कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर, न्यायालय के विवेकानुसार पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह एक प्रिवेंटिव रिलीफ, किस तरह उन्हें निवारक अनुतोष ग्रांट करना है, अनुदत्त करना है। तो वो इंजंक्शन से भी ग्रांट कर सकती है, और इंजंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी और परपेचुअल। हमारे जो अस्थायी और शाश्वत तरीके के 2 व्यादेश होते हैं, इस तरह न्यायालय निवारक अनुतोष बताएगी। अब सेक्शन 37 हमारा कहता है टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में। तो टेम्पररी इंजंक्शन वो होता है जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए डिफाइन लगाया जाए, और बिफोर द जजमेंट, इन द ड्यूरेशन ऑफ द सूट बट बिफोर द डेट ऑफ जजमेंट, जो कोर्ट देती है वो टेम्पररी इंजंक्शन ही ग्रांट करती है। और सबसेक्शन 2 में बता रखा है परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में। तो परपेचुअल इंजंक्शन यहाँ बता रखा है, परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग। तो हियरिंग होने पर जो डिक्री बनती है, लास्ट में जजमेंट आने के बाद जो डिक्री बनती है, डिक्री के साथ में ही परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन भी जिसे कहा जाता है, शाश्वत व्यादेश। तो it is made sure that temporary injunction is granted only in the duration of the suit, and the perpetual injunction is granted with the decree after judgment and with the decree of the case। तो ये सेक्शन 37 है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8 में बता रखा है परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 38 हमें बताता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। तो इसमें बता रखा है कि कोर्ट A perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor। कि कोई अपने आप में विद्यमान बाध्यता है और बाध्यता के भंग का निवारण करने के लिए अनुदत्त किया जाता है हमारा शाश्वत व्यादेश। ये सबसेक्शन 1 हमारा कह रहा था। फिर सबसेक्शन 2 कहता है when such obligation arise from a contract, कि जब वो बाध्यता थी वो किसी संविदा से आई हो, तो The court shall guided by the rules and provision contained in chapter 2। तो चैप्टर 2 में हमें पता है सेक्शन 9 to 25 डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2। तो जहाँ कोई ऑब्लिगेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ था तो वो चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग डील होगा। अब सब सेक्शन 3 ये कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट इन्वेट्स और थ्रेटन टू इन्वेट प्लेंटिफ राइट टू, कि जहाँ कोई डिफेंडेंट है वो डराता धमकाता है प्लेंटिफ को कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे ऐसा पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या एन्जॉयमेंट में कोई दखलंदाजी करता है, तो कोर्ट वहाँ परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी।
और इसमें 4 क्लॉसेस बता रखे हैं ABCD करके। तो यहाँ पे बता रखा है कि द कोर्ट में ग्रांट ए परपेचुअल इंजेक्शन इन फॉलोइंग केसेस नेमली, तो 4 केसेस बता रखे हैं ABCD करके। ए में बता रखा है वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ फॉर द प्लेंटिफ, कि जहाँ कोई डिफेंडेंट एज ए ट्रस्टी कर रहा हो, इन्वेड या थ्रेटन टू इन्वेड, कोई धमकी दे रहा हो या आक्रमण कर रहा हो या आक्रमण की धमकी दे रहा हो, तो वहाँ पर कोर्ट परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट कर देगी। बी में बता रखा है कि कोई एक्चुअल डैमेज है जिसे कोर्ट डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो वो परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट करके वो उस धमकी को या कोई अपने आप में लॉस हुआ था उसे रुकवा देगी। फिर क्लॉज सी कहता है कि जो इवेजन हुआ था, जो आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष नहीं हो सकता। दैट द कंपनसेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिकेट रिलीफ, कि वो कंपनसेशन मनी एडिकेट रिलीफ नहीं हो सकती, तो कोर्ट परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट कर देगा और वो जो आक्रमण था उसे रुकवा देगा। और डी कहता है कि इंजंक्शन नेसेसरी है टू प्रिवेंट ए मल्टीसिप्लिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, की बहुत ज़्यादा मल्टीसिप्लिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाएगी अगर ये जो आक्रमण है, जो इन्वेजन है, वो नहीं रुका गया तो यहाँ पे वो इंजेक्शन को ग्रांट किया जाएगा सेक्शन 38 के अंदर। अब सेक्शन 39 बताता है हमें मैंडेटरी इंजेक्शन के बारे में, आज्ञापक व्यादेश के लिए। तो जहाँ कोर्ट को लगता है कि उन्होंने परपेचुअल इंजेक्शन डिक्री के साथ सेक्शन 38 में ग्रांट कर दिया, अब ग्रांट करने के बाद में कोर्ट को लगता है कि परफॉर्मेंस को कंपेल कराना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, तो वो कंपेल कराने के लिए किसी भी एक्ट को जिनके लिए इंजेक्शन ग्रांट किया था, तो मैंडेटरी इंजेक्शन का यूज़ ले सकती है, ऐसा सेक्शन 39 कहता है। फिर सेक्शन 40 कहता है डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजेक्शन, कि इंजेक्शन के साथ अगर पार्टी डैमेजेस भी लेना चाहती है तो वो सेक्शन 40 में क्लेम कर सकती है। तो ये सब सेक्शन फर्स्ट कहता है। फिर सब सेक्शन सेकेंड कहता है नो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन, जब तक कि कोई प्लेंटिफ ने क्लेम ना किया हो अपने प्लेंट के अंदर, तो कोर्ट भी कोई रिलीफ डैमेजेस को लेकर ग्रांट नहीं करेगी। फिर इसका प्रोवाइडेड कहता है कि अगर वो जो प्लेंटिफ है वो भूल गया था डैमेजेस को क्लेम करना अपने प्लेंट के अंदर, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे उसको टाइम देगी कि आप अपने प्लेंट में अमेंड कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ शैल बार हिज, अगर सूट ही डिसमिस हो जाता है कि जो ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन को लेके परपेचुअल इंजेक्शन को लेकर सूट ही डिसमिस हो जाता है, तो पार्टी डैमेजेस के लिए उसी सेम सूट के अंदर क्लेम नहीं कर सकती। ये सबसेक्शन 3 कह रहा है। अब हमारा सेक्शन 41 आता है जो कि कहता है इंजेक्शन वैन रिफ्यूज़। तो ये अपने आप में बहुत लेंथ लिए हुए है और ये मोस्ट भी है हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन से केसेस होते हैं जहाँ कोई इंजेक्शन ग्रांट ही नहीं किया जा सकता, तो इसमें कुछ क्लॉजेस बता रखे हैं HA तक। तो इन्हें आप 4 टाइप्स में डिवाइड करके हेडिंग्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट हेडिंग इसमें डाल देंगे रेस्ट्रेन प्रोसीडिंग विद रेस्पेक्ट टू, तो अगर कोई प्रोसीडिंग रेस्ट्रेन करने के लिए कोई काम किया गया था जो कि अपने आ जाते हैं ABCD इसी में आ जाते हैं, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग रोकने के लिए कोई काम किया था, या पेंडिंग इन ए कोर्ट जो कि B कहता है, तो उसको लेकर कोई रेस्ट्रेन प्रोसीडिंग के लिए कोई काम किया गया था, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रेस्ट्रेन करने के लिए कोई ऐसा काम किया था, या फिर अप्लाइंग बिफोर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के सामने अप्लाई करना था पर प्रोसीडिंग को रेस्ट्रेन किया गया। तो ये 4 तरीके से प्रोसीडिंग को रेस्ट्रेन किया गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग, पेंडिंग इन कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अप्लाइंग बिफोर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इस तरह हमारे जो 4 क्लॉजेस हैं हमें एक जगह एक हेडिंग में रख के हम इसको लर्न कर सकते हैं। सेकंड हमारी हेडिंग होती है एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, तो इसमें हमारे 3 क्लॉजेस आते हैं IJG। तो आई हमारा कहता है डिसएंटाइटल कंडक्ट को लेकर, कि अगर प्लेंटिफ का कोई ऐसा एक्ट था जिसमें कि उसका डिसएंटाइटल कंडक्ट था, वो एंटाइटल ही नहीं था पर उसने ऐसा कोई काम किया, तो यहाँ पे आई क्लॉज के वर्चू से कोई इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगा, कोर्ट रिफ्यूज कर देगा। अब जे हमारा कहता है, जे क्लॉज कहता है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, और फिर वो कोई काम करता है तो यहाँ पे इंजेक्शन रिफ्यूज हो जाएगा। जी क्लॉज हमारा कहता है एक्वेज्ड फॉर कंटिन्यूइंग ब्रीच, कि अगर प्लेंटिफ ने कोई ऐसा एक्ट किया कि उससे कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रही है, रेगुलर उसमें ब्रीच हो रही है, तो यहाँ पे इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। फिर थर्ड हमारी तो ये मेक श्योर कि सेकंड जो हमारी हेडिंग थी एक्ट ऑफ प्लेंटिफ,
इसमें 3 क्लॉज कवर हुए हैं हमारे। डिसएंटाइटल कंडक्ट जो कि आई क्लॉज में है, जे क्लॉज में है नो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, एंड जी क्लॉज में है एक्वाइज्ड फॉर कंटिन्यूइंग ब्रीच, कि वो पकड़ा गया था किसी लगातार भंग से संबंधित कोई कार्य था। तो ऐसे 3 तरह के अगर काम करेगा प्लेंटिफ तो रिफ्यूज हो जाएगा। अब थर्ड हमारी हेडिंग है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो ही अपने आप में ऐसा है। तो ई और एच जो क्लॉज है वो कवर होते हैं इस हेडिंग के अंदर विथ इन द एम्बिट ऑफ दिस हेडिंग। तो ई क्लॉज कहता है नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स इफ ब्रीच, कि अगर कोई ब्रीच की गई थी और उसमें एनफोर्स नहीं हो सकता था, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही ऐसा है, तो ई क्लॉज के वर्जू से वो रिफ्यूजल हो जाएगा, इंजेक्शन ग्रांट नहीं होगा। एच क्लॉज में बता रखा है अल्टरनेट इक्वली एफिकेशियस रिफ्यूज इज अवेलेबल, कि कोई दूसरी अपने आप में रिलीफ अवेलेबल है तो वहाँ पे इंजेक्शन क्यों ग्रांट किया जाए। तो ये अपने आप में एक ग्राउंड बन जाता है रिफ्यूजल ऑफ इंजेक्शन के लिए एच क्लॉज के वर्जू में, जो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 तरीके के हमारे क्लॉज आ चुके हैं, ई और एच। फिर फोर्थ हमारी हेडिंग होती है मैलाफाइड इंटेंशन, कि अगर पार्टीज की मैलाफाइड इंटेंशन होती है कि एफ क्लॉज में है एक्ट नॉट रीजनेबल लीड टू बी न्यूसेंस, कि अगर न्यूसेंस किया जाता है किसी पार्टी ने, तो यहाँ पे मैलाफाइड इंटेंशन एक्सप्रेस तौर पर पता पड़ता है हमें, तो यहाँ इंजेक्शन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। और एच ए में कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इम्पीड होगा या उसमें कोई डिले होगा तो भी, और इसके पीछे एक मैलाफाइड इंटेंशन है, तो यहाँ पे इंजेक्शन रिफ्यूज हो जाएगा। ये सेक्शन 41 था, जो कि आप इन 4 हेडिंग्स में करके सारे क्लॉजेस को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो मेंस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।